हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा एंड यू आर विद B2E लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर 1। बच्चा, ये जो लेक्चर बनाया जा रहा है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है ताकि उनका भी प्रॉपर रिवीजन हो सके। ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम हिंदी में भी लेक्चर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा, जैविक वर्गीकरण। अपन जो यूनिट ले रहे हैं बेटा, वो यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनमें डाइवर्सिटी कितनी है। आपने पढ़ा है सजीवों में विविधता, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सामने हैं उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया चैप्टर हो सकता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक बात है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कहेंगे किसे? देखो, सभी ने टैक्सोनॉमी वर्ड सुना है, वर्गी की। आपने बोला विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अलग अलग जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, किसी वैज्ञानिक तरीके से नाम देते हैं। यानी टैक्सोनॉमी, आपने टैक्सोनॉमी वर्ड किसके लिए काम में लिया? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको नॉमेनक्लेचर करना। ठीक बात है। तो इसी में जो क्लासिफिकेशन वर्ड है ना, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई हमसे अगर पूछ ही ले कि भाई ये क्लासिफिकेशन कहेंगे किसे, तो आपने उसको बता देना है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेस पर ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे। यानी आपने बोला अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो समानता पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक बात है। तो आपने बोला भाई सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेस पर जो हमने डिफरेंस किए हैं, समानता तथा अंतर विविधता के आधार पर तथा डिफरेंसेस के बेस पर जो भी आपने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, उन कैटेगरीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब आप सजीवों का कर रहे हैं तो कहेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, इसके मेन पॉइंट क्या क्या रहेंगे, ध्यान से सुनना। इसके मेन पॉइंट्स में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बेटा किंगडम क्लासिफिकेशन, जगत वर्गीकरण। किंगडम क्लासिफिकेशन, जगत वर्गीकरण, ये अपना मेन टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें अपन पढ़ेंगे बेटा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। एनसीईआरटी में आपको बेसिकली दो बातें दी गई है, एक तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया, कौन कौन से किंगडम बनाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बेटा अपन बात करेंगे बेसिकली मेन विटेकर क्लासिफिकेशन पर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम जो है उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया था। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और 2 आपने पढ़ रखे हैं जिनका अलग से चैप्टर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको। एक दिया हुआ है बच्चा पादप जगत, प्लांटे, और एक आपको दिया हुआ है जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। डन है भाई, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम जो है ना, ये अपने को डिटेल में देखने। ठीक बात है। सबसे पहले हम बात करें कि क्या मैम सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया था विटेकर ने? बेटा, कुछ अभागे ऑर्गेनिज्म भी थे जिन्हें किसी ने जगह नहीं दी, इवन तो विटेकर ने भी नहीं दी। कौन भाई? वायरस, विषाणु, विरियोइड, लाइकेन, ये वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली है। ठीक बात है। सुनिए, सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले कुछ और क्लासिफिकेशंस आए थे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा किसने? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा था, अगर हमसे कोई पूछ ही ले कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है, प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, तो आपने बोला मैडम और कोई नहीं है, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में बांट दिया। इन्होंने बोला भाई एक तो है पादप और एक है जंतु। अच्छा भाई, 2 ही है? हाँ, एक पादप और एक जंतु। अरे ये छोड़ो, इन्होंने पादपों को आगे बांट दिया। इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें पादपों को और आगे बांट दिया। इन्होंने कहा पादप जो है वो अपनी वृद्धि और आवास के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते। किस आधार पे बच्चे? वृद्धि और आवास के आधार पर। सबसे बड़े बड़े जो होते हैं, स्थल में पाए जाने वाले बड़े बड़े पादप, उन्हें अपन वृक्ष कहते हैं। ठीक बात है। इन
दिया भाई ये श्रब है, शूप है। इनसे भी छोटे जो थे उन्होंने इन्हें जो नाम दिया वो था बच्चे शाक। हर्ब, हर्ब को क्या बोला भाई? शाक। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन दे दिया। फिर इन्होंने बच्चे एनिमल को भी बांटा। किस बेस पर बांटा? आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने कहा हमारे पास आरबीसी नहीं है भाई, कोई बात नहीं, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर दो तरीके से बांटा है। आरबीसी जिसमें पाई जाती है वो एनेमा, नहीं पाई जाती है जिनको एनीमिया हुआ है एनेमा, और जिसमें पाई जाती है उसे इनेमा, जिसमें बच्चा पाई जाती है उसे इनेमा। तो इन्होंने ये छोटा सा बढ़िया सा क्लासिफिकेशन जो है वो कर दिया। आरबीसी उपस्थित है तो इनेमा, नहीं है तो एनेमा। ठीक बात है। अब आगे वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले आया बच्चे दो जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? आपके फेवरेट साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस ने दिया। इनको आदत थी ना कि हर नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए, तो इन्होंने दो जगत वर्गीकरण भी दे दिया। इन्हीं को आदत थी, इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। द्विनाम पद्धति जो है वो इनकी दी हुई है। तो बेटा इन्होंने दो किंगडम में क्लासिफाई किया। कौन कौन से? एक तो बच्चा इन्होंने किया पादप जगत, प्लांटे, और एक इन्होंने किया जंतु जगत, एनिमेलिया। ठीक बात है, पादप जगत और जंतु जगत, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले आपने बताया मैडम किस आधार पे बांटा? बच्चा कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति अगर है तो प्लांट, नहीं है तो एनिमल। गति कर रहे हैं तो एनिमल। बेटा ये क्लासिफिकेशन देखो कितना गलत क्लासिफिकेशन लग रहा है। कैसे? ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, एक या दो फीचर के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। अब एक बात सुनो, बैक्टीरिया मूव करता है भाई, जीवाणु गति करता है, हम भी तो गति करते हैं, तो क्या हमारे में और बैक्टीरिया में कोई फर्क ही नहीं है? अगर अपन कोशिका भित्ति की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसके पास कोशिका भित्ति है, जो प्लांट्स है हायर प्लांट उनके पास भी सेल वॉल है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया और हायर प्लांट में कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल है भाई, पर इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फीचर के बेस पर क्लासिफाई कर दिया। सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट, नहीं है तो एनिमेलिया। ठीक बात भाई। इस किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी डीमेरिट्स आई। देखो आप इसमें गौर करना, इन्होंने प्लांट्स में बैक्टीरिया को भी डाल दिया, फिर बच्चा इन्होंने कवक को भी डाल दिया। एल्गी तो पहले से इसी में थे। उसके अलावा बात करें ब्रायोफाइटा को भी इन्होंने इसी में डाल दिया। बेटा टेरिडोफाइटा को भी इसी में डाल दिया। टेरिडोफाइटा को आपने बताया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे जिनके पास सेल वॉल है वो इसमें। चलो ये ऑर्गेनिज्म बड़ा चिल्ला रहे थे, अरे ऐसा नहीं है, सुनो तो सही हमारी बात। बैक्टीरिया ने बोला मैं प्रोकैरियोट हूं, बाकी सारे यूकैरियोट हैं, हमें साथ में कैसे रख रहे हो? लीनियस ने एक की भी नहीं सुनी। इसमें आपने बताया नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स सारे आ गए। प्रोटोजोआ को इसमें डाल दिया, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, प्रोटोजोआ सब इसमें डाल दिए। ठीक बात है, एक फीचर लिया सेल वॉल और क्लासिफाई कर दिया। सबने समझाया गलत है भाई। आप इसे कमियां देखो, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट है। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, बाकी सारे मल्टीसेल्यूलर है। शैवालों में भी कुछ यूनिसेल्यूलर है जिनको यहां पे रख दिया गया है, बाकी मल्टीसेल्यूलर शैवालों के साथ में। कवक जो है वो विषमपोषी है, बाकी इनमें से अधिकांश स्वपोषी है। स्वपोषी विषमपोषी में कोई अंतर नहीं है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में कोई अंतर नहीं है। जो आपने बता दिया भाई प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये फेल हो गया बच्चे। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी सुन लो। एक आया था बच्चे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक बात है, ये किसने दिया था? ये दिया था बच्चे हैकल ने। हैकल इन्होंने तीन किंगडम बनाए थे। दो किंगडम तो पहले से ही है, प्लांटी, एनिमेलिया। तीसरा किंगडम इन्होंने दिया था प्रोटिस्टा। जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोट है ना, इन्होंने उन्हें प्रोटिस्टा में डाला।
और प्लांटे और एनिमेलिया तो चल ही रहा है, प्लांटे और एनिमेलिया तो चल ही रहा है, पर अभी भी सारे ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई नहीं हुए। ठीक बात है। फिर एक और क्लासिफिकेशन आया जिन्हें अपन बोलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है बच्चा? ये दिया है कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने बैक्टीरिया की सारी कहानी सुनी। कॉपलैंड ने कहा मुझे बड़ा दुख है बैक्टीरिया कि तुम्हें कोई जगह पे नहीं रखा गया, मैं तुम्हारे लिए किंगडम बनाता हूं। और कॉपलैंड ने उसके लिए किंगडम बना दिया मोनेरा, यानी मोनेरा किंगडम जो है वो इनका इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स जो है वो रख दिए गए। ठीक बात है बच्चे। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तो पहले से चल रहे थे, पर अभी भी फंजाई जो है ना उसे बहुत खलबली थी। उसने कहा भाई मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिली है, तो अब एक बढ़िया क्लासिफिकेशन लाया गया आर.एच. विटेकर द्वारा 1969 में। आर.एच. विटेकर ने अलग अलग क्राइटेरिया लिए बच्चे, और उन्होंने दिया 5 जगत वर्गीकरण। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही लिख लो, ये दिया किसने? ओहो ये क्या गड़बड़ चल रही है, ओहो सॉरी, तो गड़बड़ मामला हो गया, हटाओ इसे, हटाओ। हाँ जी, सबसे पहले ये दिया किसने? आप तो यही लिखो आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया है बेटा? 1969 में। कौन कौन से क्राइटेरिया उन्होंने काम में लिए, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो आप 1 या 2 लक्षणों के आधार पर नहीं कर सकते भाई, आप लक्षणों की संख्या बढ़ाओ ताकि जीवों को सही तरीके से क्लासिफाई किया जा सके। ठीक बात है। तो सबसे पहले बच्चे इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने क्राइटेरिया लिए। कौन कौन से क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया इन्होंने लिया सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना, कि भाई वो प्रोकैरियोट है या वो यूकैरियोट है, किस टाइप के। ठीक बात है। नेक्स्ट बच्चे इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लिया काय संगठन। काय संगठन यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिकीय है, या मल्टी सेल्यूलर है, प्रोकैरियोट, भाई मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय, किस टाइप के? काय संगठन लिया। तीसरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्होंने लिया वो थी पोषण की विधि। पोषण की विधि, ठीक बात है बच्चा, न्यूट्रिशन मोड जो है वो लिया। नेक्स्ट भाई इन्होंने लिया था जनन की विधि, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधि। और एक आपने बताया इसमें लिया गया था जाति वर्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा भाई हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि धरती पर पहले कौन से जीव आए थे, उनसे आगे कौन से जीव विकसित हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक बात है। तो इन्होंने इन 5 क्राइटेरिया के बेस पर पूरा क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले आप बताओ फाइलोजीनी के हिसाब से सबसे पुराने जीव कौन से हैं? मोनेरा। मोनेरा, तो भाई सबसे नीचे इन्होंने रख दिया किंगडम मोनेरा। ठीक बात है, सबसे नीचे इन्होंने रख दिया किंगडम मोनेरा। और मोनेरा में किसको डाला भाई? इन्होंने मोनेरा में डाल दिया सारे के सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट। सबसे पहले सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहले सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो काम में लिया गया। और सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि वो कोशिकीय संरचना में कैसे, वो प्रोकैरियोट है, वो यूकैरियोट है, उनको। तो इन्होंने कहा मोनेरा जो है ना ये प्रोकैरियोट है, इनसे ऊपर वाले सारे के सारे यूकैरियोट है। तो पहला क्राइटेरिया लिख लो बच्चे, पहला क्राइटेरिया प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, और इनसे ऊपर जो भी पाए जा रहे हैं सारे के सारे यूकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक बात है बेटा। और ये प्रोकैरियोट। डन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखो बेटा आज के टाइम में सबसे प्रिमिटिव कौन चल रहे हैं? आद्य जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, है ना भाई, आर्की बैक्टीरिया। इनसे आगे डेवलप हुए बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे बच्चा यू बैक्टीरिया, सुजीवाणु, यू बैक्टीरिया,
यू बैक्टीरिया। इनमें आगे अपन पढ़ेंगे, आगे अपन धीरे धीरे जब मोनेरा करेंगे इसमें आगे अपन लेंगे बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक कैटेगरी अपन एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। ये सारे के सारे प्रोकैरियोट है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है। इनसे आगे कौन डेवलप होगा? इनसे आगे डेवलप होगा एक ऐसा किंगडम जो थोड़ी कंट्रोवर्सी में चलता है। इसमें सारे यूकैरियोट तो है पर वो सारे यूकैरियोट यूनिसेल्यूलर। दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी पहले, जैसे युग्लिना है, जैसे अवपंक कवक है। तो युग्लिना, अवपंक कवक सबने कह दिया भाई युग्लिना को कहां रखें? युग्लिना में कुछ लक्षण पादप के समान है, युग्लिना के कुछ लक्षण जंतु के समान है। इन्हें अपन पादप और जंतु की योजक कड़ी कह रहे हैं, तो कहां रखें युग्लिना को? इन्होंने युग्लिना को लेके प्रोटिस्टा में रख दिया। यानी इनसे जो विकसित हुआ है वो हो गया प्रोटिस्टा। मानते हो बच्चे? प्रोटिस्टा। इसमें कौन आ गए? यूकैरियोट तो है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन साथ में आप लिखो ये जो सारे के सारे है ना, ये एक कोशिकीय जीव है। ये जो सारे के सारे जीव हैं ये एक कोशिकीय जीव है बच्चा, एक कोशिकीय जीव है। मोनेरा क्या हो गए? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा क्या हो गए? एक कोशिकीय यूकैरियोट। इसमें इन्होंने सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म रख दिए जिन्हें पहले थोड़ी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि इन्होंने एक तो रखा इसमें डाई एटम्स। एक बच्चा इसमें आया है डाइनोफ्लैजिलेट। एक है बच्चा युग्लिनोइड, युग्लिना वाला ग्रुप। ठीक बात है। एक इन्होंने रखा है अवपंक कवक। कवक नहीं है, ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है, अवपंक कवक है। और एक इन्होंने रखे बच्चा प्रोटोजोआ। ये सारे। अब बेटा इन्होंने बताया कि धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ है ना, इनसे आगे 3 किंगडम और डेवलप हुए। इनसे आगे 3 किंगडम और डेवलप हुए। ठीक बात? फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ऐसा इन्होंने बताया। फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। एक इनमें से अपघटक है। ये जो इनसे ऊपर पाए जा रहे हैं ना, इनसे ऊपर जो भी पाए जा रहे हैं ये सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोट है। ये अपघटक है, अपघटक। ये सारे के सारे जीव जो हैं ये बहुकोशिकीय है, मल्टीसेल्यूलर है, बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्यूलर, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्यूलर है। ठीक बात है बच्चा? अपघटक। दूसरी बात ये कैसे थे? ये स्वपोषी, स्वपोषी। और ये कैसे थे बच्चा? ये तो विषमपोषी। जंतु कैसे होते हैं भाई? अपन कैसे हैं? अपन पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन करते हैं। कवक कैसे होते हैं? कवक पहले पाचन करते हैं फिर भोजन का अंतग्रहण करते हैं। और पादप कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी। तो ये 5 जगत वर्गीकरण जो है वो विटेकर ने दिया और इनके क्राइटेरिया ये थे। अब इस बेस पर एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दिया गया है, ध्यान से समझना बच्चे टेबल को। बहुत ही सिंपल और एक अच्छी टेबल है जिससे आप कंपेयर करके कंप्लीट जो सिनेरियो है उसे समझ सकते हैं। ठीक बात है? देखिए मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट, पता है भाई, इसका न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता। इसके अलावा सारे के सारे क्या हो जाएंगे? यूकैरियोट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले मोनेरा एक क्या है? प्रोकैरियोट है। और इससे ऊपर वाले सारे के सारे क्या है बच्चा? यूकैरियोट है। ठीक बात? नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपने बताया इसमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज नहीं पाया जाता। इसमें आपने बताया उसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और साथ में अमीनो अम्ल होते हैं। बच्चा इसकी कोशिका भित्ति सरल भाषा में हम कहें तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक बात है? म्यूरेन, पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्लों का मिक्सचर। इसमें आपने लिखा प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित है। बेटा ये एनसीईआरटी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना इस टेबल पे तो, और ध्यान से समझना बच्चे इस टेबल को तो। ठीक बात है?
उपस्थित, कुछ कौन से हैं बेटा वो, एक तो डाई एटम्स में उपस्थित है, एक बच्चा डाइनोफ्लैजिलेट में उपस्थित है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स, उसमें नहीं है। अवपंक कवक जो अपन पढ़ते हैं, अवपंक कवक की जो कायिक अवस्था है उसमें नहीं पाई जाएंगे, अवपंक कवक की जननिक अवस्था में पाई जाएगी कोशिका भित्ति। ठीक बात। इसमें आपने बताया कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होगी, इसमें आपने बताया सेलुलोजिक होगी, और जंतुओं में तो एब्सेंट होती है, पहले से पता है। फिर बेटा कोशिका झिल्ली, ये तो डालना ही नहीं चाहिए, आपको पता है ना भाई प्रोकैरियोट है, यानी कि केंद्रक झिल्ली इसमें क्या होगी, एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। डन। नेक्स्ट बच्चे काय संरचना, ये अच्छी बात है। देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर है, अभी हमने पढ़ा था यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है, ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। बेटा इनमें आपने बताए ढीले उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें अपन प्लैक्टन काइमा कहते हैं, कवक में जो ढीले उत्तक पाए जाते हैं उसे अपन प्लैक्टन काइमा कहते हैं, प्लैक्टन काइमा, और इनके अंदर उत्तक अंग तंत्र जो है वो बन चुके हैं। आपने पढ़ा है ना भाई कोशिका, कोशिका से मिलके बनता है उत्तक, उत्तक से उत्तक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, पूरा सजीव, ये सारा का सारा। नेक्स्ट बेटा आपने बताया पोषण की विधि। एक चीज सबसे बड़ी गौर करना, ये मोनेरा जो है ना इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है बेटा, इनमें स्वपोषी भी है, इनमें विषम पोषी भी है। स्वपोषी कैसे है बेटा, रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी है और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी है। ठीक बात है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी है और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी है। एक बात गौर करना, मोनेरा के अलावा कहीं पर भी आपको रसायन संश्लेषी स्वपोषी नहीं मिलेंगे। ये कीमो ऑटोट्रॉफ वाली बात जो है ना, ये केवल मोनेरा के लिए ही बनी है। स्वपोषी मिलेंगे आपको, देखो यहां पर भी स्वपोषी हैं, यहां पर भी स्वपोषी हैं, पर ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है। आपसे कहा जाए रसायन संश्लेषी स्वपोषी, वो केवल किसमें होंगे, पर्टिकुलर फॉर मोनेरा। ठीक बात। और इसमें कैसे होंगे, परपोषी, प्राणी संभोजी, यानी कि आपने बता दिया इनमें एनिमल्स, जो एनिमल क्या करते हैं भाई, पहले फूड को इनटेक करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, वो भोजन पाया जाएगा इसमें। इसे अपन होलोजोइक कह सकते हैं, होलोजोइक, होलोजोइक। ठीक बात। उसके अलावा आपने बताया इसमें भी परपोषी है, इसमें परजीवी और मृतोपजीवी दोनों हैं, आगे पढ़ेंगे, अपघटक है, और ये इस तरीके से। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रजनन की विधि। बेटा आपने पढ़ा है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनमें कॉन्जुगेशन वगैरह तो पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, लेकिन सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, किसमें, मोनेरा में। तो इसमें ओनली कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बाकी सभी में युग्मक संलयन, निषेचन प्रक्रियाएं पाई जाएंगी। ठीक बात है। ये था बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करें बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका दिया हुआ है बच्चे, ये दिया हुआ है आपके कार्ल वूस का। इन्होंने जितने भी जीव हैं उनको 6 जगत में बांट दिया। बेटा 5 जगह तो विटेकर नहीं बांटा है, बेटा बांटा है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो आपने मोनेरा किंगडम बनाया है ना उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। मोनेरा किंगडम के जो सदस्य हैं उनमें भी बहुत अधिक विविधता पाई जा रही है। कैसे भाई, मोनेरा में जो आर्की बैक्टीरिया हैं और जो यू बैक्टीरिया हैं इनमें भी डिफरेंस है, इसीलिए इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कार्ल वूज ने क्या किया है, कार्ल वूज ने 16S RNA के बेस पर, भाई 16S RNA अगर अलग है तो यानी प्रोटीन अलग बनेगी। इन्होंने 3 डोमेन बनाए। मैडम डोमेन किसे बोलते हैं, अनुक्षेत्र, डोमेन किसे बोलते हैं बच्चा, किंगडम से बड़ी जो श्रेणी है ना वो डोमेन है। इन्होंने बेटा 3 डोमेन बनाए। एक डोमेन बनाया आर्किया, आर्किया। एक बनाया बच्चा इन्होंने डोमेन जीवाणु, बैक्टीरिया, और एक बेटा इन्होंने डोमेन बनाया है यूकैरिया, यूकैरिया। ठीक बात। सबसे पहले जो आर्की है इसमें
बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इसमें जगत डाला है आर्की बैक्टीरिया। ठीक बात। जीवाणु में जगत कौन सा डाला है? इसमें जगत डाला है बच्चा मोनेरा। ठीक बात। नेक्स्ट यूकैरिया, यूकैरिया में 4 जगत डाले हैं। एक डाला है बच्चा प्रोटिस्टा, एक डाला है बेटा कवक, जो भी प्रोकैरियोट्स के अलावा बचे हुए जितने भी यूकैरियोट्स थे वो सारे यूकैरिया में आ गए। यूकैरियोट्स यूकैरिया में। प्लांटे और बेटा एनिमेलिया, ये सारा का सारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा आपने। अब सबसे पहले मेन बात, एनसीईआरटी को किसके हिसाब से माने मैडम? अगर हम आर्की बैक्टीरिया को अलग से पढ़ें या फिर उसको मोनेरा के अंदर पढ़ें, बेटा एनसीईआरटी आरएच विटेक करके क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है। तो हम अब आर्की बैक्टीरिया जो पढ़ रहे हैं वो मोनेरा के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करें बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन किंगडम मोनेरा। बेटा किंगडम मोनेरा के बारे में हम पहले से क्या क्या बातें जानते हैं। किंगडम मोनेरा जो है ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट जीवों का समूह है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट जीवों का समूह है। प्रोकैरियोट का मतलब मैम हम क्या लें? बेटा प्रोकैरियोट का मतलब इनमें कोई किसी तरह का झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली नहीं होगा। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो प्रेजेंट है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक बात है। नेक्स्ट बात आपने बताई कि इसके अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर अपन हैबिटेट की बात करें तो बैक्टीरिया हर टाइप के हैबिटेट में रह लेता है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटियन है, वो आपको सॉइल में भी मिलेगा, आपको गर्म पानी झरनों में भी मिलेगा, आपको हर टाइप के वाटर में, एरिया में, हवा में, हर जगह बैक्टीरिया मिलेगा आपको। इसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है। बेटा जब बैक्टीरिया डेवलप हुए ना, अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेस थे, तो बैक्टीरिया ने हर टाइप का डेवलपमेंट देखा है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर अपन बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो शेप के बेस पर भी बैक्टीरिया 4 तरह के हैं। शेप के बेस पर भी बैक्टीरिया 4 तरह के हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले गोल बैक्टीरिया। ये गोल वाले बैक्टीरिया जो है ना, हिंदी में इसे गोलाणु कहते हैं या कोकस कहते हैं बच्चा अपन, कोकस। जो गोल बैक्टीरिया आपको दिखते हैं वो गोलाणु या कोकस। सेकंड बच्चे आप इसमें पढ़ते हो, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मैम वो रॉड शेप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, छड़ आकृति के होते हैं। इन्हें अपन बोलते हैं बेटा बेसिलस। बेसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये बेसिलस तरह के बैक्टीरिया हैं। ठीक बात है। इसमें एक अच्छी सी बात आपको और एनसीईआरटी में आपने गौर की है, यहां पे इस तरीके से एक स्पोर बना के दिया हुआ है बच्चा, ये एंडोस्पोर है। एंडोस्पोर अंतः बीजाणु है, ये एंडोस्पोर है। अंतः बीजाणु है, ये एंडोस्पोर है। ठीक बात। नेक्स्ट बच्चे आपने बताया इसमें ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये देखो, ये है बच्चा सर्पिल आकार। सर्पिल आकार यानी कि स्पाइरल शेप, सर्पिल आकार। और इसके दोनों सिरों पे क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला, फ्लैजिला गति करने के लिए फ्लैजिला। बेटा आगे अपन फ्लैजिला के बेस पर भी टाइप देख सकते हैं। अगर दोनों सिरे पर फ्लैजिला कशाबिका पाई जा रही है हम उसे कह सकते हैं उभय कशाबिक, एम्फीट्राइकस। और एक होते हैं बच्चे इसमें कॉमा शेप के बैक्टीरिया, कॉमा शेप के बैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं विब्रियो। कॉमा की आकृति के बैक्टीरिया विब्रियो। ठीक बात। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया आपने पढ़े। इनमें सबसे पहले कोकस की बात करें तो बेटा इनमें रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक संपुट पाया जाता है। ठीक बात है। आपने इसमें अलग अलग उदाहरण पढ़े हैं बच्चे। इसमें एक एग्जांपल अपन लेते हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस, 2 जो कोकस है ना वो एक साथ पाई जाएगी। आपने पढ़ा इसमें स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस सारे के सारे ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये एक चेन में लगी होगी, स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिलस में आपने पढ़ा है छड़ आकृति में
ई कोलाई बैक्टीरिया, बेसिलस सबटाइलिस बैक्टीरिया, ये सारे इसमें आते हैं। स्पाइरल शेप में आपने पढ़ा है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। और कॉमन शेप में आपने पढ़ा है हेजा रोग, सुना है कोलेरा, वो इसी से होता है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। तो शेप के बेस पर भी आप देखो कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। बेटा एक लाइन ध्यान से रखना हमेशा, बैक्टीरिया की अगर अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में सिंपल है, अपने बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में सिंपल है, बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। ठीक बात है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आप ध्यान देना, बैक्टीरिया के चारों तरफ जो एनवलप है ना, आवरण, वो 3 परतों से मिलकर बना है, 3 परतों से मिलकर। सबसे बाहर वाली परत ग्लाइकोकैलिक्स, उससे ठीक अंदर कोशिका भित्ति, और उससे ठीक अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक बात है। तो आपने बताया बैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये लेयर जो है ये कहलाती है बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। कोई इशू तो नहीं, लिख सकते हैं अपन। ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे अपन ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं। इसका काम क्या है भाई? ये कोशिका की सुरक्षा करेगा, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने में हेल्प करेगा, आसंजन में सहायता करेगा। ठीक बात है। ये 2 तरह का हो सकता है बच्चे, ये 2 तरह का हो सकता है। अच्छा, ये बना हुआ किसका होता है? ये बना होता है पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का। वापस से सुनना, सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स किसकी बनी हुई है? आइदर पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स, दोनों की, पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड। ये 2 तरह की है बच्चा। एक तो है ये बहुत हार्ड और टफ हो सकती है, उसे अपन कहते हैं कैप्सूल संपुट, कैप्सूल संपुट। और एक हो सकती है बच्चे ये स्लाइम लेयर, अवपंग परत, स्लाइम लेयर, अवपंग परत। ठीक बात। सबसे बाहर की तरफ है पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड की बनी है, काम है सुरक्षा या फिर किसी भी 2 जीवाणुओं को जोड़ना। ठीक। नेक्स्ट, इससे ठीक अंदर की तरफ कौन सी लेयर पाई जाती है बच्चे? इससे ठीक अंदर की तरफ पाई जाती है कोशिका झिल्ली। इससे ठीक अंदर की तरफ आपने बताया कि मैम हम बना रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोई बच्चा ये सॉरी कोशिका भित्ति, बेटा झिल्ली तो इसके भी अंदर की तरफ होगी। बिल्कुल सही बोला है आपने। तो इसके ठीक अंदर की तरफ क्या हो जाएगी? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। किसकी बनी हुई होगी? बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्लों का मिक्सचर, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरेन कैटेगरी का जो है। ठीक बात। इससे ठीक अंदर की तरफ पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। मैडम वो बात तो ठीक है, आपने ये उभार क्या बनाए हैं? बेटा ये उभार जो है ना, इन्हें भी अपन पढ़ेंगे अभी। फिलहाल आप डायग्राम तो बनाओ। ये बच्चे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, इनमें कोशिका झिल्ली एक समान होती है और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक बात। बेटा बाहर की तरफ क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं? ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया में बाहर की तरफ इस तरीके से गति करने के लिए कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं कशाबिका, फ्लैजिला। ऐसी एक फ्लैजिला नहीं है, ऐसी बहुत सारी फ्लैजिला हो सकती है बैक्टीरिया पर। हम अभी समझने के लिए एक बना रहे हैं। ये कशाबिका है, फ्लैजिलीन प्रोटीन की बनी है, फ्लैजिलीन प्रोटीन की बनी है फ्लैजिला कशाबिका। काम किसमें करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक बात है बच्चे। इसमें सबसे पहले ये क्या है? ये है बेसल बॉडी, आधारिकाय, बेसल बॉडी, आधारिकाय। इससे ठीक ऊपर की तरफ है हुक,
और सबसे बाहर की तरफ फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना तंतु। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, फ्लैजिलम। ऐसे बहुत सारी फ्लैजिलास जो है वो इसके ऊपर पाई जाएंगी। इसके अलावा एक और आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, उस आउटग्रोथ को अपन कह रहे हैं बेटा पिल्लाई। ये इस तरीके से बैक्टीरिया की सरफेस से निकली हुई स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। पूरे के पूरे बैक्टीरिया पे बना सकते हो आप, कंप्लीट पूरे बैक्टीरिया पे आप बना सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं बच्चा पिल्लाई। पिल्लाई, ठीक बात है। ये फ्लैजिला से छोटी होती है, पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। आपने बोला बच्चे पिल्लाई, ठीक बात। इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से जोड़ने में हेल्प करेगा। बेटा पिल्लाई दो तरह के हैं, ध्यान से सुनना। एक होते हैं लॉन्गर पिल्लाई, जो लंबे पिल्लाई हैं, लॉन्गर पिल्लाई, और एक होते हैं बेटा शॉर्टर पिल्लाई, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्राई। फिम्ब्राई। सबसे पहले लॉन्गर पिल्लाई क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से जोड़ने में हेल्प करते हैं, यानी कॉन्जुगेशन, संयुग्मन में सहायता करते हैं। एक आनुवंशिक पुनर्योजन की विधि है। एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डालता है तो बीच में एक नलिका बनती है, संयुग्मन नलिका। ये उस संयुग्मन में सहायता करेगा। दूसरे आपने पढ़े बच्चा इसके अंदर फिम्ब्राई। फिम्ब्राई जो है वो बैक्टीरिया को किसी भी पोषी सतह से या फिर किसी भी निर्जीव सतह से जोड़ने में, जैसे मान लो बोर्ड से जोड़ना है, तो अगर मान लो किसी बैक्टीरिया को इस बोर्ड से ऐड होना है तो वो क्या करेगा, अपनी फिम्ब्राई की हेल्प से जुड़ जाएगा। फिम्ब्राई की हेल्प से जुड़ जाएगा। इट मींस आपने बताया कि लॉन्गर पिल्लाई संयुग्मन में सहायता करते हैं, शॉर्टर पिल्लाई बैक्टीरिया को, छोटे पिल्लाई जो हैं, जो बहुत छोटे हैं, जिनके अपन फिम्ब्राई कहते हैं, ये बैक्टीरिया को पोषी की सतह से जोड़ेगा या फिर किसी निर्जीव सतह से जोड़ेगा। ठीक बात है। ये बाहर की तरफ पाए जाने वाली संरचना है। अंदर की तरफ क्या पाया जाता, तो आपने बोला अंदर की तरफ भी ऐसा नहीं है कि कोई उभार नहीं है ना भाई, ये उभार, ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं, नलिकाकार हो सकते हैं, या फिर आपने बोला ये ऐसे चपटी के आकार के हो सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम बेटा ये यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है, मतलब एटीपी फॉर्मेशन का काम करेंगे। इसके अलावा मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन हैं। ये कोशिका भित्ति बनाते हैं बेटा, ये स्त्रावण में सहायता करते हैं, डीएनए के प्रतिकृतिकरण में सहायता करते हैं। वापस से सुनो, कोशिका भित्ति बनाते हैं, डीएनए के प्रतिकृतिकरण में सहायता करते हैं, स्त्रावण में सहायता करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, उसके अलावा एटीपी बनाने में तो हेल्प करते ही करते हैं। ठीक है। ऐसी एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है बच्चा अंदर की तरफ, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है। आगे अपन पढ़ेंगे मीजोसोम के बारे में। और ये स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, ठीक बात, कोई इश्यू नहीं, डन है। इसमें होंगे क्या, इसमें वर्णक पाए जाएंगे। ये सभी में नहीं होगा, जो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं उनमें पाए जाएंगे। अगर अपन देखें बैक्टीरिया के अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट है, कोशिका द्रव्य। इस पूरे में भरा हुआ है बच्चा कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है इस पूरे के अंदर। ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है बेटा। केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है, ओनली डीएनए है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। इसे अपन बोलते हैं केंद्रकाभ, यानी कि न्यूक्लियोइड। केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड, केंद्रकाभ कहते हैं बच्चा इसे। ये आभासी केंद्रक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, ये ओनली डीएनए है। कैसा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार सर्कुलर डीएनए। इसमें स्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है, इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक बात है बेटा। इस डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक स्पेशल डीएनए भी पाया जाता है। वो छोटा सा स्पेशल डीएनए जो बैक्टीरिया को अलग से एक लक्षण प्रारूप देता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है बेटा, ये प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड,
प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पे कुछ स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया को एक अलग लक्षण प्रारूप प्रदान करता है, ये कहलाएगा प्लाज्मिड। ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, बट साइज में थोड़ा छोटा है। ठीक बात बेटा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आरएनए होते हैं। कुछ आरएनए जो है वो देखो, ये देखो, माना ये एमआरएनए, मान लो एमआरएनए, इस एमआरएनए पर ये जो राइबोसोम्स हैं ये जुड़े रहते हैं। बेटा ये राइबोसोम की जो इकाइयां है ना, इनके बारे में ध्यान रखना। ये है 50S इकाई और ये है बच्चा 30S। कोई भी बच्चा जोड़ के इसे 80S नहीं करेगा। ये 70S है, 70S राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट्स में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। ये 70S राइबोसोम है। अगर राइबोसोम को एमआरएनए से जोड़ देते हो तो ये स्ट्रक्चर क्या बनती है बच्चा? ये स्ट्रक्चर बनती है पॉलीराइबोसोम, या फिर इसी को आप कहते हैं पॉलीसोम। ये पॉलीसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, डन। चलिए, इसके अलावा आपने बताया इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई? कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। मैम ये भी तो कुछ खाता पीता है, इसके भी तो अपशिष्ट पदार्थ होते होंगे। अरे बिल्कुल होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं अंतर्विष्ट पिंड, इंक्लूजन बॉडीज, जैसे कि साइनोफाइसियन स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो गए, तो ये हो गए सारे अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड। ठीक बात। उसके अलावा बच्चे आपने ये भी पढ़ा है कि इसमें कुछ गैस ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें अपन गैस रिक्तिका कहते हैं। इस पे झिल्ली नहीं है बच्चा, इस पे झिल्ली नहीं है। अरे मैडम कहाँ लिख रहे हो, कुछ कचरा सा हो जाता है। अरे अभी अभी रुको बच्चा, गुस्सा मत करो, अभी देखो इसको लिख देते हैं कहीं। ये देखो, जगह की कमी है अपने पास। ये देखो बच्चा, गैस वैक्यूल प्रेजेंट, गैस वैक्यूल, गैस रिक्तिका। ये झिल्ली से आबद्ध नहीं होती है। ये एक जीवाणु जो कि संरचना में सरल और व्यवहार में जटिल है। हंसना मत बच्चा, वाकई में संरचना में सरल नहीं है। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी पढ़नी हो तो आपको कितने अलग अलग प्रकार के तंत्र पढ़ने पड़ते हैं। पाचन तंत्र पढ़ो, ये तंत्र पढ़ो, वो तंत्र पढ़ो। यहाँ पे देखो, ये एक सेल बैक्टीरिया कंप्लीट, बहुत सिंपल है। चारों तरफ जो आवरण है वो 3 परतों का बना हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। बाहर की तरफ क्या क्या संरचनाएं हैं? मैम एक कशाभिका है, गति में सहायता करती है। पिल्लाई है, जोड़ने में सहायता करता है। लॉन्गर पिल्लाई है, जीवाणु को जीवाणु से जोड़ेगा। शॉर्टर पिल्लाई है, जीवाणु को, देखो शॉर्टर पिल्लाई जो है ना, फिम्ब्राई, उसे अपन संक्रमण पिल्लाई कहते हैं। जीवाणु को किसी भी पोषी की सतह से जोड़ेगा, किसी निर्जीव सतह से जोड़ेगा। ठीक बात है। उसके अलावा सुनो, अंदर की तरफ मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। क्रोमेटोफोर जो है प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसका डीएनए जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियोइड जो आभासी केंद्रक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। छोटा डीएनए पाया जाता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है, अंतर्विष्ट पिंड जो अजैव पदार्थ जिसे अपन कह रहे हैं। और ये सारी चीजें प्रेजेंट कहां पर है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य, अगर अपन बात करें नीलहरित शैवाल की, साइनोबैक्टीरिया, या बैंगनी तथा गंधक जीवाणुओं की, जीवाणु के प्रकार हैं बच्चा ये, उनमें गैस वैक्यूल भी पाई जाती है। ठीक बात है। गैस वैक्यूल क्या करती है भाई? तैरने में सहायता करती है। किसमें? नीलहरित शैवाल और बैंगनी तथा गंधक जीवाणुओं में। ठीक बात है। तो ये आज आपने पूरी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी है बेटा। यहां तक आराम से रिवाइज करो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, फिर मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है, इसे आराम से रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे जीवाणुओं में जो न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।